क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग हाइड्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपने अलग अलग चीज़ें देखी। जैसे लास्ट क्लास में आपने प्रेशर देखा था, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे कई सारी बातों को मैंने आपसे पढ़ाया होगा। फिर वो प्रेशर का फॉर्मूला P = H ρg, जहाँ पे हमने कहा कि भाई किन किन चीज़ों के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, इसका पूरा लिस्ट लिखवाया था। फिर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोल के एक चीज़ मैंने समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ हाइट ही वो पैरामीटर है जिसके ऊपर आपका जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है, शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करता। चाहे शेप कैसा भी हो, पर अगर हाइट सेम है तो उसके अंदर प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फिर मैंने आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाया था। पास्कल लॉ के अंदर मैंने आपसे कहा था कि दो बेसिक एप्लीकेशन जो हम लोग के सिलेबस में है, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस और दूसरा था हाइड्रोलिक ब्रेक का केस। दोनों ही केस में आप क्या करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। एक छोटे से फोर्स को आप एक बड़े से फोर्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। इसी हाइड्रोस्टैटिक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसको समझने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी। तो सबसे पहले बॉयंसी किसे कहते हैं और बॉयंट फोर्स क्या होता है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो बॉयंसी की परिभाषा लिखें। When a body is partially or wholly immersed, when a body is partially or wholly immersed in a fluid at rest, when a body is partially or wholly immersed in a fluid at rest, it displaces the fluid. It displaces the fluid. वो fluid को क्या करता है, displace करता है। The displaced fluid exert a thrust or an upward force. The displaced fluid exerts a thrust or an upward force on the body. तो जब कभी भी आप किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, उसको आप उसमें डुबाते हैं, तो जब आप उसे डुबाएंगे तो ऑब्वियसली वहां से कुछ पानी उसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो पानी जो वहां से बाहर निकल रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर एक क्या फोर्स आएगा, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। एंड दैट अपवर्ड फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो फेनोमेना है कि जब आप एक बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर रहे हैं और उस इमर्जन के दरमियान वहां पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बॉयंसी। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी immersed in a fluid is called upthrust, is called upthrust, is called upthrust or buoyant force, or buoyant force, or buoyant force। और buoyant force आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए DIS नॉट DES, DES आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए बहुत जरूरी है बॉयंसी का समझना। बॉयंट फोर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड बॉयंसी, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड बॉयंसी। एक नोट डालकर वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। बॉयंट फोर्स एक्ट ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, buoyant force act on center of gravity of the liquid displaced by the body. Center of gravity of the liquid displaced by the body, by the body। तो बॉडी के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर यह बॉयंसी एक्ट करता है। लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली जब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लिक्विड का डिस्प्लेस्ड और जो बॉडी है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, दैट इज V ρ G के बराबर में। तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट सिर्फ एक नोट डाल के इसलिए मैंने बोला ये ध्यान रहना चाहिए ये बात कि जितनी लिक्विड डिस्प्लेस हुई है उसी के करस्पॉन्डिंगली
आपका जो वॉल्यूम जो है वो वेट के बराबर हो जाता है। तो अभी हम लोग उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे वो आगे काम करता है, और उसी चीज को समझने के लिए आपको हेडिंग डालना चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है उसको समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, कब काम करता है और कैसे काम करता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। कुल मिला के 3 ही केसेस बनते हैं जब कभी भी आप किसी बॉडी को क्या करते हैं, किसी एक वाटर या लिक्विड में या फ्लूइड में आप इमर्स करते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि बॉडी कुछ इस प्रकार से, आपने एक बॉडी को अंदर डाला और बॉडी पूरी की पूरी क्या हो गई, डूब गई। जब बॉडी पूरी की पूरी डूब गई, यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत ये नहीं है। अब यहां 2 फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक अपवर्ड फोर्स दैट इज बॉयंसी जिसको मैं एफ बी का नाम दे रहा हूं, और एक डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा जो इसके डब्ल्यू के बराबर होगा। ऑब्वियसली अगर यहां पर डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर रहा होगा एफ बी से, इसलिए ये जो पर्टिकुलर आइटम था ये डूब गया। अगर ये नीचे का फोर्स बड़ा नहीं होगा ऊपर वाले फोर्स से, फिर ये डूबेगा कैसे? तो डूबने के लिए कंडीशन होना चाहिए वेट मस्ट बी ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स। सेकेंड एक केस ये हो सकता है कि इस प्रकार से आपने पानी लिया हुआ है, इस प्रकार से आपने पानी लिया हुआ है, और इस पानी के अंदर अब आपने एक सेकेंड केस बना रहा हूं जहां पे जो आपका वेट है, वेट ऑफ द बॉडी है, वो जस्ट इक्वल टू बॉइंट फोर्स है। वेट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, बॉइंट फोर्स है। ये नीचे आपका वेट काम कर रहा है और ऊपर आपका बॉइंट फोर्स काम कर रहा है। तो ये कंप्लीटली डूबने वाला केस हो गया, मतलब जस्ट डूबा है, जस्ट डूबा है, वेयर वेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बॉइंट फोर्स। और तीसरा एक केस होता है जहां पर जो आपका वेट है वो कम हो जाए बॉइंट फोर्स से, और वेट जब कम हो जाएगा बॉइंट फोर्स से तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट कर जाएगी, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग के दरमियान पूरी बॉडी पानी के अंदर नहीं होती है, थोड़ी सी बॉडी पानी के अंदर और थोड़ी सी बॉडी पानी के बाहर होती है। तो ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है ये पानी के अंदर है, बाकी जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो पानी के बाहर है। इस केस में जो आपका W है और ऊपर जो आपका FB लग रहा है उसके क्या रिलेशन है, W यहां पर क्या है, लेस देन FB है। FB बड़ा होगा तभी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। ये भी कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग है एंड ये भी कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग ही है, पर यहां पे कंप्लीटली इमर्ज हो रहा है, यानी यहां पे पूरा बॉडी डूब चुका है, पर यहां पर भी फ्लोट हो रहा है, पर पूरा ये डूबा नहीं है, पार्शियली डूबा हुआ है। तो इसलिए जहां कहीं भी आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सुनते हैं वहां पे वो एक स्टेटमेंट में हमेशा कहता है आइदर पार्शियली और होली। होली मतलब दिस केस एंड पार्शियली मतलब दिस केस। इवन दिस इज ऑल्सो होली इमर्स्ड, बट दिस केस में फ्लोट नहीं कर रहा बॉडी, बॉडी सेटल हो गया है नीचे जाके। तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखें क्या कहता है, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स ऑन अ बॉडी। ये जो बॉइंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमें यहां से मिलता है। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ता हूं मैं। द आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is immersed wholly or partially in a liquid at rest, जब लिक्विड आपका क्या है, रेस्ट पर है, तब जब कोई बॉडी होली या पार्शियली इमर्स कर रही है वो एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है। इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, वो एक अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लग रहा होता है उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, और द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, वो जो अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर है, वो ध्यान रखना है, द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ध्यान से देखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा, द वेट ऑफ FB जो है, बॉइंट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the immersed part of the body, by the immersed part of the body, part of the body। बहुत ध्यान से अगर आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे फिर आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। क्या काम खत्म होगा उसको आप फॉर्मूले के बेसिस पर देखें। अपवर्ड फोर्स जो होता है वो V रो G के बराबर होता है। V रो G कैसे होगा हम लोग देखते हैं। हम लोग को निकालना है FB, हम लोग को निकालना है FB किसके बराबर है। FB हम कह रहे हैं कि इस केस में अगर मैं बोलूं, इस पर्टिकुलर केस में
तो FB जो है वो कह रहा है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब इतना जो पर्टिकुलर, जितना ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंगली यहां से पानी हटा होगा। अब इस केस में जितना यहां पर ये शेप है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक्चुअली में मुझे किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर क्यूब का मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर इसका वॉल्यूम V है तो मैं इसे कह सकता हूं ना V वॉल्यूम। अच्छा, वेट क्या होना चाहिए? मास इंटू ग्रेविटी होना चाहिए। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास निकालने के लिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम एंड इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा? रो। और ग्रेविटी तो चाहे किसी भी चीज पे लगेगी तो वही लगेगी। तो FB किसके बराबर आ गया? FB आ गया V रो B सिग्मा G के बराबर। रो नहीं बोल रहा हूं, V सिग्मा G के बराबर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? वाई FB इज इक्वल टू V सिग्मा G के बराबर। नहीं समझ में आया? वेट को हम क्या लिख सकते हैं? W कैन बी रिटन एज मास इंटू ग्रेविटी और नॉट। वेट को आप मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं। मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और नॉट। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और नॉट। तो अब यह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं। डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डब्बा एंड वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर डब्बा। इसी डब्बे का डेंसिटी और इसी डब्बे का वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मास मिलेगा। और उस मास को जब आप G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेट। पर इस केस में तो ठीक है, इस केस में यहां पे सिर्फ हमें कौन सा पार्ट लेना होगा? वी हैव टू टेक द वॉल्यूम ऑफ ओनली दिस पार्ट, नॉट द इंटायर पार्ट। हमें सिर्फ किसका वॉल्यूम लेना होगा? ये जो पार्शियली डूबा हुआ डब्बा है सिर्फ इसका ही, ऊपर वाले का हम वॉल्यूम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज सेइंग व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड wholly or partially in a liquid at rest, it experiences an upthrust, and the upthrust is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. तो जितना पार्ट पानी में डूबा है उसके करस्पॉन्डिंगली ही जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, या जितना करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा उसके करस्पॉन्डिंगली जो वेट होगा वही किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट के बराबर होता है। यही स्टेटमेंट वहां पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए, द अपथ्रस्ट और बॉयंसी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बॉयंसी। Though we have derived this result for a body fully submerged in fluid, it can be shown to hold good for partially submerged fluids or a body in more than one fluid also. अब स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अपथ्रस्ट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और अपथ्रस्ट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हम लोगों को क्या करना है? चेक करना है। तो अपथ्रस्ट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो देखिए। अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। किस फ्लूइड को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, किस फ्लूइड को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर अपथ्रस्ट डिपेंड कर रहा है, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। कितना पार्ट इसमें समर्ज हुआ है। अगर पूरा डूब गया तब तो कोई इशू नहीं है, पर आधा डूबा है तो फिर हम लोग आधा या जितना डूबा है सिर्फ उतने ही पार्ट का करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम हम वहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया उसकी डेंसिटी, और दूसरा सबमर्ज्ड पार्ट। अब पूरा अगर डूब गया है तो आप ये पूरा ही वॉल्यूम ले लेंगे, और पार्शियली डूबा है तो आप ये आधा वॉल्यूम लेते हैं, या जितना ही डूबा होगा उसका वॉल्यूम आप लेंगे। तो दो चीजें जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है वो आपको समझ में आ गया। डिपेंडेंसी किन किन चीजों के ऊपर है? दो ही चीजों के ऊपर है। एक, इट डिपेंड्स अपॉन, ये दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है, मैं यही लिख देता हूं। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और दूसरी बात जिस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड। सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ लिक्विड, दो ही चीजों के ऊपर ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। और ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। अपथ्रस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन
what? It do not depend upon the mass, it do not depend upon the size, it do not depend upon the density of the body. ये बॉडी की डेंसिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको किससे लेना देना है? फ्लूइड के डेंसिटी से लेना देना है. गॉट इट? ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए. गॉट इट? डन. अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि हाउ दिस फ्लोटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है, अपवर्ड थ्रस्ट जो है, वो कैसे काम कर रहा है. हाँ, ये कभी कभी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं बीच में, जैसे इसमें 3 केस हुआ, लेकिन कहीं बीच में भी जाके रुकता है. मतलब ऐसे हवा में रुक गया यहां पे, उसी टाइम पे एफ बी ये डब्ल्यू के बराबर हो गया होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन उस टाइम उसके ऊपर तो वाटर लेवल जो आ जाएगा, उसका भी तो प्रेशर रहेगा ना ऑब्जेक्ट के ऊपर. हाँ, अगर कई बार अगर कभी बाई चांस ऐसा बीच में आ गया तो फिर ऊपर दो फोर्सेस आ जाएंगे. एक तो यहाँ नीचे से बॉयंसी लग रही होगी, उन्हें ऊपर की ओर बॉयंसी लग रही होगी, नीचे एक वेट लग रहा होगा, प्लस जो ऊपर लिक्विड है उसका प्रेशर भी लग रहा होगा. तो वो बहुत ही मतलब रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जाके थोड़े बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो कभी नॉर्मल ऐसे ग्लास वगैरह में हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर समुद्र वगैरह में आप ऐसा देख सकते हैं कि कोई पत्थर नीचे जा रहा था और एक जगह पे बीच में ही रुक गया. उस जगह पे रुक सकता है जहां पे उसको नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. अल्टीमेटली किसी को डूबने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. जिस जगह पे नेट फोर्स जीरो हो गया उसी जगह पे वो हैंग कर जाएगा. ये तो ऑब्वियसली है. अगर आपके ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, आप वहां रुक जाएंगे, आपके कोई इसमें मोशन में नहीं रहिएगा. बीच में तभी रुक सकता है जब सम ऑफ टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू वेट. लेकिन ये जो बॉयंसी के बराबर उसका वेट तब आ रहा है जब वो जस्ट एकदम नीचे है यहां पे. हाँ, और उसके बाद जब वो बीच में एकदम नीचे चल जा रहा है तब तो बॉयंसी हमेशा छोटा ही रह रहा है. बॉयंसी ऑलवेज छोटा रह रहा है. लेकिन तब अगर बीच में रुके रहेगा तब बॉयंसी वेट को और वाटर लेवल दोनों को काउंटर कैसे कर पाएगा? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये भाई साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने ऐसा पूछा कि मान लीजिए सर यहां कहीं पर बॉडी आके रुक गई, सपोज कह रहा हूं मैं ऐसे बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट आके रुक गया. अब अगर ये बीच में ऐसा रुक रहा होगा तो आप जरा बताइए, अगर ये रुक रहा है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? नीचे एक डब्ल्यू काम कर रहा होगा, ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको आप एफ बी कह रहे होंगे, और साथ में इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा जिससे आप प्रेशर कह रहे होंगे. बिकॉज जहां पर ये हैंग कर गया होगा उसके ऊपर कुछ लिक्विड खड़ी होगी जो एच हाइट होगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर इसके ऊपर काम करेगा. अब टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे? एफ बी टोटल नीचे बराबर है एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी. लिखोगे नहीं लिखोगे? अब ये दोनों मिलकर अगर इसके बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं? डब्ल्यू और एफ बी के बीच में रिलेशनशिप आप क्या निकालोगे? डब्ल्यू इज स्मॉलर देन एफ बी, और यही तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग है. W इज स्मॉलर देन FB, यही तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग है. अब फ्लोट चाहे ऐसा करे या फ्लोट कुछ अंदर जाके करे, दैट विल डिपेंड अपॉन कि ये किस चीज का बना हुआ है, क्योंकि यहां पे तो वेट का भी खेला है और FB का ही है. अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट वेट ओनली. जब एक बार ये डूब गया तब हम फिर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बिकॉज उस केस में हमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार जब ये डूब गया मतलब आपका वेट ऑब्वियसली क्या हो गया? बराबर हो गया इसके केस में. पर अगर ये डूबा नहीं है, पार्शियल केस में है, तब आपको ये वाला कंडीशन ध्यान रखना होगा कि वेट हमेशा क्या रहता है? लेस देन एफ बी रहता है. वैसे कि इस केस में भी डब्ल्यू लेस देन एफ बी आ रहा है, पर वो कब है? जब हाइट इतना ज्यादा हो जाए कि हाइट का भी इंपैक्ट आप लेने लग जाए, मतलब जो प्रेशर का इंपैक्ट है वो भी आप कंसिडर करने लग जाए. वो तो तभी होगा जब आप कोई बहुत बड़े से डैम वगैरह में, या फिर समुद्र की गहराई में, या फिर मान लीजिए कोई नदी वगैरह है जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा. तो कोई एक ऐसी जगह जहां पर बहुत अंदर जाके वो हवा में अटक जा रहा है, संभव है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है. पर नॉर्मल ग्लासेस वगैरह जिसके अंदर हम लोग ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहां पे ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज हाइट का जो प्रेशर है बहुत छोटा सा, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू वेट एंड अपवर्ड फोर्स. गॉट इट? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए. कब कब कोई बॉडी आसानी से फ्लोट कर सकती है? पहला, अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड ओनली एंड ओनली इफ a body will float in liquid only and only if rho is less than equal to
रो इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा, रो जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा है, रो जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा है। देखिए सिग्मा हम किसे कह रहे हैं और रो किसे कह रहे हैं, ये बहुत समझने की बात है। ये एफ बी चूंकि डब्ल्यू के बराबर है तो एफ बी यहां पे हो गया वी रो जी के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, वी सिग्मा जी के बराबर। तो यहां से सिग्मा जो है वो रो के बराबर आ गया। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ कंटेनर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वेट एंड दिस इज ऑल्सो वेट ओनली, बट दिस इज व्हाट, वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड एफ बी इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो इसमें दोनों में वॉल्यूम तो आप किसका लेते हो, जो बॉडी डूब रहा है उसी का, पर जब वेट निकाल रहे होते हैं तो यहां पे आप वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किसकी डेंसिटी करते हो, v इंटू रो इंटू जी। वेराज जब आप बॉयंसी निकाल रहे होते हो तो वॉल्यूम तो आप लेते हो उसी का, ऑब्जेक्ट का जिसके करस्पॉन्डिंगली पानी गया है, लेकिन डेंसिटी आप किसकी लेते हो, लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। और चूंकि दोनों बराबर हैं तो यहां पे सिग्मा और रो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्लोटिंग के लिए दो ही कंडीशन था, सिग्मा रो के बराबर होना चाहिए, और सेकंड केस में यहां पे क्या आ रहा है बताइए, सेकंड केस में जब ये फ्लोट कर रहा है तो सेकंड केस क्या बन रहा है आपका, ये इसके जगह आप क्या लिखेंगे, v रो जी, ये छोटा हो जाना चाहिए v डेल्टा जी से, और यहां से आएगा सिग्मा इज लेस देन रो। सिग्मा क्या हो रहा है, रो से छोटा हो रहा है, करेक्ट और नॉट। तो दो ही कंडीशन है जहां पर आपका फ्लोटिंग का कंडीशन आया। तो पहला कंडीशन है अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड ओनली एंड ओनली इफ रो जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए सिग्मा से। सेकेंड कंडीशन, in case of floating the weight of the body must be equal to upthrust। weight of the body क्या होना चाहिए, upthrust के बराबर होना चाहिए, या तो बराबर हो नहीं तो छोटा हो। किसी भी केस में अगर वो बड़ा हो गया तो बॉडी फिर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डूब जाएगी। फ्लोट कराने के लिए उसका क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो नहीं तो छोटा हो। अगर किसी भी केस में बड़ा हो गया तो वो बॉडी फ्लोट नहीं कर सकती, वो बॉडी कहां चली जाएगी, डूब के अंदर चली जाएगी। एंड थर्ड केस, इन केस ऑफ फ्लोटिंग V rho g must be equal to V in into sigma g। V in मतलब volume of immersed part of the liquid into sigma into g। तो ये sigma और V in मतलब volume of immersed part। इस केस में यहां पर ओनली वॉल्यूम आप किसका लेंगे, ये नीचे वाले का। इस केस में तो आपने पूरा ले लिया, वाई पूरा ले लिया, बिकॉज ये पूरा ही डूब गया था। तो यहां पे दोनों वॉल्यूम अलग अलग नहीं थे, दोनों वॉल्यूम सेम था। वेरएज इस केस में वेट के लिए तो आप पूरा ही वॉल्यूम लेंगे, पर जब आप बॉयंसी निकाल रहे होंगे तब आप वेट का सिर्फ वो वाला पार्ट लेंगे जो जमीन के मतलब जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, एंड दैट इज एक्चुअली वी इन। वी इन मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, गॉट इट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने तीन केसेस आपको बताए हैं, ये 1, 2 और 3। ये तीन केसेस आपको वहां नहीं दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों केसेस को आप कहीं पर लिख लें। केस 1 है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। वेट जो है वो ग्रेटर है अपवर्ड फोर्स से, जो मैंने यहां बनाया ना, वेट इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, बॉडी विल 100% शिंक। बॉडी क्या कर जाएगा, शिंक कर जाएगा। बॉडी 100% क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। सेकेंड, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट अगर इक्वल है अपथ्रस्ट के तो क्या होगा, वो फुल्ली इमर्स्ड होके फ्लोट करेगी। वेट अगर एफ बी के बराबर है तो फुल्ली इमर्स्ड होके क्या करेगी, फ्लोट करेगी। एंड द केस 3, if the weight of the body is less than the upward force, then body will float partially immersed। partially immersed होके वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। वेट ऑफ द बॉडी आप कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द बॉडी आप निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी। यानी जब कभी भी आप वेट निकालेंगे, व्हेनेवर यू विल कैलकुलेट डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड
एंड ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट, ये वेट का फॉर्मूला होता है। वेर एस एफ बी मतलब बॉइंट फोर्स निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज, लिख लीजिए, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन सा पार्ट, सबमर्ज पार्ट, आइदर सबमर्ज्ड पार्ट। अब वो सबमर्ज्ड पार्ट पूरा हो कि पार्शियल हो वो डिपेंड करता है। तो वेट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट है इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिस फ्लूइड में आप उसको डुबा रहे हैं इनटू ग्रेविटी। तो एफबी का फॉर्मूला क्या होगा, एफबी का फॉर्मूला होता है एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ दी डूबने वाला पार्ट। तो मैं इमर्स्ड लिख देता हूं, इमर्स्ड पार्ट इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी के बराबर। बस ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एफ बी कैसे निकालते हैं, एफ बी निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड जो डूब चुका है। अब ये तीन केसेस मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर लिख लिया होगा। हाँ, वो रो ऑफ सॉलिड होगा ना, कौन सा, पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड, इमर्स पार्ट ऑफ द लिक्विड। देखिए डेफिनेशन क्या है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लिक्विड जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी के वेट के बराबर होता है। इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी कैलकुलेटेड बाय द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो डेंसिटी तो लिक्विड का हुआ पर सिर्फ उतना ही वॉल्यूम जो कि डूबा था। तो डूबा था तो आप क्या लेंगे, वी इन ही लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रो ऑफ लिक्विड के साथ, और इनटू ग्रेविटी, देन ओनली यू विल गेट दी एफ। तो ये तीनों केसेस तो मेरे ख्याल से आपने बना लिए होंगे। उसके नीचे मैं चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेशन भी दिखा दें। जो कैलकुलेशन मैंने इधर उधर करके 3-4 जगह पर लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन भी आप अपनी कॉपी में दिखाएं। तो होता क्या है उसको देखते हैं क्या होगा। देखिए, अब मान लीजिए पहला केस है वे W इज ग्रेटर देन एफ बी। W अगर ग्रेटर देन एफ बी होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ, पूरा समर्ज्ड हो चुका है इसलिए पूरा ही लिख देता हूं, पूरा इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। यहां से चूंकि Vs और Vm बराबर ही हैं, अभी Vs और Vm बराबर हैं, G और G भी कट गया, यानी जब जब आपका रो एस बड़ा होगा रो एल से, बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। सेकेंड केस, जब W इज इक्वल टू एफ बी है, मतलब V सॉलिड इंटू रो सॉलिड इंटू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू V इमर्स्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड इंटू रो लिक्विड इंटू ग्रेविटी। चूंकि यहां पर भी पूरा डूबा हुआ है तो दोनों बराबर ही हैं, जी जी बराबर है, तो रो एस क्या होगा इस बार, बराबर होगा रो एल के, और इस केस में बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। व्हेन एज थर्ड केस, जहां पर W लेस देन हो जाता है एफ बी के, यहां पर आप क्या लिखेंगे, V सॉलिड इंटू रो सॉलिड इंटू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू V इमर्स पार्ट ऑफ द लिक्विड इंटू रो एल इंटू ग्रेविटी। यहां पर सिर्फ G और G कटेगा, Vs बाई V इम मस्ट बी इक्वल टू रो एल बाई रो एस। ये आप रेशियो यूज कर सकते हैं। यहां पर ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, बिकॉज Vs एंड Vim आर दिस टाइम नॉट सेम। यहां पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए रिलेशनशिप आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत, भैया इसमें ये बोलना गलत रहेगा क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ लिक्विड। सॉलिड इज लेस नहीं ना, ग्रेटर। वॉल्यूम ये ज्यादा है ना, ये कम है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन, हाँ ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, तभी तो हमने वो लिखा है, वो रो और सिग्मा का जो रिलेशनशिप है वो तभी तो आया कि इस केस में सिंक कर जा रहा है, बाकी इसमें और लेस देन वाले में वो क्या करता है, फ्लोट करता है।
वो जो रिलेशनशिप लिखे थे वो यहीं से तो लिखे थे। एक न्यूमेरिकल लिखिए, राइट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, राइट। अ टैंक कंटेन्स वाटर एंड मर्क्यूरी। अ टैंक कंटेन्स, ये कंडीशन समझ में आ गया। चलिए, मेरे ख्याल से आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है कि बॉयंसी का फॉर्मूला होता है द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द। अब वेट जब आप इमर्स्ड पार्ट का निकालेंगे तो उसके लिए जो आप मास यूज करेंगे, वो मास में आप वॉल्यूम किसका यूज करते हैं? ओनली दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि पानी में या उस पर्टिकुलर फ्लूइड में डूबा हुआ है। दैट वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इनटू ग्रेविटी विल गिव यू द बॉइंट फोर्स। तो क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूं। इस तरह का एक कंटेनर है जिसके कंटेनर में आधा पानी आधा मर्क्यूरी है। ऊपर पानी है, दिस इज वाटर, लिखिए अ टैंक कंटेन्स वाटर एंड मर्क्यूरी। अ टैंक कंटेन्स, दिस इज वाटर एंड दिस इज मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है। और एक बॉडी इस प्रकार से बीच में हैंग हुई हुई है। जो सवाल अभी भाई साहब पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे ना आप अभी। ये इस तरह का एक बॉडी यहां पे क्या हुआ हुआ है? हैंग हुआ हुआ है। तो टैंक कंटेन वाटर एंड मर्क्यूरी एज शोन। एन आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, एन आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज इन इक्विलिब्रियम। ये यहां पे आके क्या हो गया? अटक गया है। और ये तभी यहां पे आके अटकेगा जब ये वाला जो क्यूब है, ये जो क्यूब है वो यहां पर इक्विलिब्रियम में हो। और ये जो क्यूब यहां बना है इसका एज लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर का एज लेंथ वाला एक क्यूब है, फुल स्टॉप। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड द मर्क्यूरी? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड द मर्क्यूरी? आपको बताना है कि ये पूरे वाले पार्ट में से, ये पूरा 6 पार्ट था, मतलब 6 सेंटीमीटर था, इसमें कितना पार्ट मर्क्यूरी में पड़ रहा है, कितना पार्ट आपका मर्क्यूरी में है और कितना पार्ट आपका पानी में है। ये फ्रैक्शन अब आपको क्या करना है? निकालना है कि कितना पार्ट आपका मर्क्यूरी में डूबा हुआ है। यही आपको सवाल दिया गया है। गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.7 into 10 raised power 3, 7.7 into 10 raised to the power 3 kg मीटर क्यूब। रो ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है 7.7 into 10 raised power 3 kg पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ Hg दिया गया है, डेंसिटी ऑफ Hg आपको दिया गया है 13.6 into 10 raised power 13.6 into 10 raised power 3 kg पर मीटर क्यूब। एंड रो ऑफ वाटर आप जानते हैं क्या? रो ऑफ वाटर होता है 10 raised power 3 kg पर मीटर क्यूब। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एंड देन दे वांट यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द पार्ट ऑफ मर्क्यूरी प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर मर्क्यूरी, कितने उसमें डूबा हुआ है। सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसका एफबीडी बनाइए। जब आप एफबीडी इसके ऊपर बना रहे होंगे तो इसके अंदर 2 फोर्सेस ऊपर की ओर काम करेंगे और एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा। जो फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा होगा उसका क्या नाम होगा? आप लिखेंगे बॉइंट फोर्स बिकॉज ऑफ Hg प्लस बॉइंट फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू वेट के बराबर। यही करेंगे।
अब बस ये अगर आप निकाल लें कि बॉइंट फोर्स बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा और बॉइंट फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर कितना होगा, आपका काम खत्म। काम खत्म ऐसे नहीं होगा, आप मान लें कि लेट x सेंटीमीटर डूब गया है। अगर x सेंटीमीटर डूब गया है तो ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर आपका सिर्फ मर्क्यूरी का बॉयंसी लग रहा होगा, वो कौन सा पार्ट होगा? मर्क्यूरी के ऊपर जो बॉयंसी लग रही होगी वो पूरे पे लग रही होगी या सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर लग रही होगी? सिर्फ डूबे हुए पार्ट पे लग रही होगी। और वाटर के लिए अगर लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा? वाटर के करस्पॉन्डिंगली तो बॉयंसी लगेगा। सोच के बताइए। उस पे तो नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि वो एकदम नीचे पे, मतलब वाटर का सरफेस से नीचे में है। तो वाटर की वजह से कोई बॉयंसी नहीं लगेगी। अगर ये बॉडी पानी में डूबा हुआ है तो उसकी वजह से भी बॉयंसी लगेगा, बिकॉज हाफ ऑफ द बॉडी इज इन वाटर ओनली। तो वो तो पानी का बॉयंसी लगेगा ही लगेगा इसके ऊपर, और बाकी के लिए कौन सा लगेगा? मर्क्यूरी की बॉयंसी लगेगी। तो लिखें द बॉइंट फोर्स ऑन द क्यूब ड्यू टू मर्क्यूरी, द बॉइंट फोर्स ऑन क्यूब ड्यू टू मर्क्यूरी इज इक्वल टू 0.06 का होल स्क्वायर, 0.06 का होल स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज व्हाट? वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम। एरिया इंटू वॉल्यूम लिखा हुआ है। अब आप यहां मैंने x माना है तो आप x भी लिख सकते हैं, यहां पे y लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, y ही लिख लीजिए। तो पार्ट जो डूबा है दैट इज y पार्ट इंटू व्हाट? दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ Hg इंटू ग्रेविटी प्लस, जब आप F वाटर लिखेंगे तो F वाटर के लिए आप क्या लिखेंगे? 0.06 का होल स्क्वायर इंटू दिस टाइम यू विल राइट 0.06 माइनस y। दिस इज व्हाट? वॉल्यूम इंटू रो ऑफ व्हाट? रो ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम विल बी 0.06 का होल क्यूब इंटू रो ऑफ आयरन इंटू ग्रेविटी के बराबर। क्या क्या चीजें यहां कट जाएंगी? मेरे ख्याल से जी तीनों में काट दूं, जी कट गया। आपको उसने एक ही वेरिएबल है, कौन सा? वाई। यू नो दिस, यू नो दिस, यू नो दिस, एक ही अननोन है दैट इज वाई। वो आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। एक ही अननोन है वाई, और वाई की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं तो निकलता है 0.032 मीटर के बराबर। पर आपसे उसने पूछा है फ्रैक्शन कितना है, तो y अगर इतना है तो टोटल को आप डिवाइड कर लें तो 0.032 होल डिवाइडेड बाई 0.06, इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट इज एक्चुअली योर फ्रैक्शन। और इसको सॉल्व करके आता है 0.053, इसको इंटू 100 कर लीजिए, 53%। यानी कितना पार्ट डूब गया? 53% पार्ट ऑफ द आयरन क्यूब वॉज इनसाइड दैट पर्टिकुलर। तो 2 खिसक जाएगा। अच्छा 0.053 है ना? ओ 53 है, सॉरी 0.53 है, 0.53। दिस इज 0.533। इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.533। और तब जब आपने सॉल्व किया तो ये आंसर क्या आ रहा है? दिस। कोई दिक्कत? यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे थे ओशन में या कहीं पर लगेगा तो उस टाइम जो वाटर का टेम्परेचर के कारण जो उसका डेंसिटी वेरिएशन होगा, वही अच्छा उसकी वजह से ही अटक सकता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है अटकने का। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, लास्ट क्लास में बोला तो था पर आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया और मुझे भी ध्यान नहीं रहा। मैंने आपसे कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के 2 डिवाइस होते हैं, एक को हम बोलते हैं बैरोमीटर और एक को हम बोलते हैं मैनोमीटर। व्हाट इज अ डिवाइस कॉल्ड एज बैरोमीटर एंड व्हाट इज अ डिवाइस कॉल्ड एज मैनोमीटर? इसको हम लोग को देख लेना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम
कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। एक डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। तो अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो तो फिर मैं बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में आपको बताता हूं। बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है बैरोमीटर का भी और मैनोमीटर का भी, और वही रीजन है कि आपने 1 ATM इज इक्वल टू कई बार देखा होगा, मैं बोर्ड पर लिखता भी हूं और आपको पता भी है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये तो आपने जरूर लिखा होगा लास्ट क्लास में जब मैंने लिखवाया था। अब आप देखिए बैरोमीटर बना रहा हूं मैं। बैरोमीटर क्या होता है? एक इस तरह का डिवाइस होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा एक डिवाइस होता है और इस डिवाइस में इन्वर्टेड ट्यूब डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? इस तरह का डिवाइस है जिसमें आप इन्वर्टेड ट्यूब डालते हैं और इस इन्वर्टेड ट्यूब में यहां पे एक लिक्विड भरी होती है, इस प्रकार से एक लिक्विड भरी होती है इसके पूरे अंदर में। बहुत ही आसान सा लॉजिक है इसको समझने का। इसके अंदर भी ऐसे सब लिक्विड भरा हुआ है, यहां पे ना रीडिंग रहती है, इस साइड पे सब रीडिंग रहता है, इस पे ऐसा 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 ये रीडिंग रहता है, ये ऐसा करके पूरा रीडिंग रहता है। इस एंड पर क्या लिखा होता है? पूरा रीडिंग लिखा होता है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक ही हाइट पर प्रेशर विल रिमेन सेम। यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है? PATM लग रहा है, बिकॉज ये खुला हुआ है, दिस इज PATM। और इस पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर लिक्विड है, इस पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर लिक्विड प्रेजेंट है और सॉरी, इस लिक्विड की वजह से यहां भी कुछ प्रेशर बन रहा होगा, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर बन रहा होगा। अब उस प्रेशर को अगर आप कैलकुलेट करें, अच्छा यहां अभी प्रेशर नहीं आएगा, इस प्रेशर, इसे मैं कह रहा हूं PA और इसे मैं कह रहा हूं PB, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम हाइट पर प्रेशर हैज टू बी सेम। तो PA क्या होगा? PATM, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और PB क्या होगा? H रो G के बराबर होगा। H इज व्हाट? जो हाइट आपने यहां से कैलकुलेट करा होगा, जो यहां पे आपको दिख जाएगा, तो यह आ गया H रो, जो भी यहां पे लिक्विड आपने लिया है। खास करके हम बैरोमीटर में लेते हैं मर्क्यूरी। वाई वी टेक मर्क्यूरी, इसका एक लॉजिक अभी आपको समझाता हूं। रो लिया और साथ में आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? ग्रेविटी। तो PATM जो है वो H रो G के बराबर हो गया, H रो Hg के बराबर, H रो Hg इंटू ग्रेविटी के बराबर। यहां पर अगर मैं अलग अलग केसेस में इसको कैलकुलेट करूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है। Hg, चूंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, वहां पे आपको Hg का वो डेंसिटी बताया था। G मुझे मालूम है, तो क्या मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं? और जब आप यहां से इसका हाइट कैलकुलेट करोगे तो वो टर्न आउट होता है कितना? 76। एक तो वो कैलकुलेशन का मेथड है। सेकंड, ये जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो ये तो आपने रो की ही डेंसिटी ली होगी, ग्रेविटी ऑलरेडी 9.8 काम कर रहा होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना ऊपर उठ के गया होगा? मात्र 76 सेंटीमीटर ही ऊपर उठ के गया होगा। ये रीडिंग जो आप लेंगे ये एग्जैक्टली कितना होगा? 76 सेंटीमीटर। और यहीं से हमें पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अब हम मन में एक डाउट आना चाहिए, सर हम मर्क्यूरी क्यों ले रहे हैं? वाई नॉट वी आर टेकिंग वाटर इन इट? उसका शायद डेंसिटी मर्क्यूरी का ज्यादा रहता है, इसलिए वो हाइट ऑफ कॉलम वो कम कर देता है। एक्चुअली होगा क्या, अगर बाई चांस आप इसकी जगह पानी ले लेंगे तो वो जो हाइट ये पैदा करेगा वो 13.6 मीटर के आसपास, 13.6 मीटर। एक फ्लोर जो होता है वो 3 मीटर का होता है, एक फ्लोर 3 मीटर का होता है। अब आप ऐसे अगर 13 मीटर है तो आप समझ जाइए कम से कम 4 तल्ला। तो यानी अगर आपको प्रेशर मापना है तो एक ऐसी डिवाइस आप लेके घूम रहे हैं पानी के साथ जो 4 तल्ला बड़ा डिवाइस है। अब आप सोचिए उससे आप कैसे प्रेशर मापेंगे? तो अपने को तो हैंडी डिवाइस होना चाहिए ना, ऐसा डिवाइस जो आसानी से छोटा कम में काम कर पाए, यानी हाइट उसका कम होना चाहिए। इसलिए वी डोंट टेक हाइट में, ये लिक्विड में पानी, रादर वी टेक Hg इसकी जगह पर हम लोग लेते हैं। डन, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है, बाई चांस ये था क्लोज्ड बैरोमीटर, दिस वाज क्लोज्ड बैरोमीटर। समटाइम व्हाट वी डू, समटाइम वी ओपन इट। ओपन कर लेंगे तो अब क्या होगा?
यहां पर भी एक PATM काम करने लग जाएगा, और जब ये PATM काम करेगा तो आप ऐसे लिखेंगे ना, प्रेशर एट A मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B। तो प्रेशर एट A मस्ट बी इक्वल टू, अगर आप प्रेशर एट B लिख रहे हैं तो PATM मस्ट बी इक्वल टू PATM प्लस दी H रो G के बराबर, H रो HG के बराबर, और ये आपस में आप देखेंगे तो नेट जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही लिक्विड पे क्या काम करने लग गया, दोनों ही लिक्विड पे PATM काम करने लग गया। और यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो H रो HG इंटू G, G जीरो हो नहीं सकता, रो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, हाइट जीरो आ जाएगा, और ये लिक्विड डूब के कहां आ जाएगी, मैंने घट के कहां आ जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन अगर रहा तो ये आपका कंडीशन निकल के आता है। दिस इज ऑल अबाउट बैरोमीटर। देयर इज वन अनदर डिवाइस which is generally used in chemistry to measure pressure, that is called as manometer। ये बैरोमीटर है, एक डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, एक डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। चलिए मैनोमीटर भी देख लेते हैं, व्हाट इज अ मैनोमीटर एंड हाउ इट वर्क्स। बैरोमीटर समझ में आ गया, अब देखते हैं मैनोमीटर एंड कैसे वो काम करता है, हाउ मैनोमीटर वर्क्स। मैनोमीटर कैसे काम करता है देखते हैं। मैनोमीटर क्या है, इस तरह का एक कंटेनर है, यहां पे इस प्रकार का एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर से इस प्रकार से एक ट्यूब जा रही होती है, ये ट्यूब इस तरह से ऐसे घूम के ऊपर की ओर जाती है, ये ट्यूब इस प्रकार से घूम के ऊपर की ओर जा रही होती है, और ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। आपने यहां पे कुछ एक दो रिएक्टेंट ले लिए, सपोज H2 प्लस Cl2 इज गिविंग यू HCl ले लिया, तो HCl जब बनेगा, रिएक्शन होगी, तो यहां से कुछ फ्यूम्स बन रहे होंगे, गैस। अब यहां पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, यहां पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ये पूरे में लिक्विड भरा रहता है, ऐसे इनिशियली पूरा लिक्विड यहां से ऐसे भरा रहता है, ये पूरा लिक्विड इस प्रकार से इसमें भरा रहता है, ये ऐसे करके पूरा लिक्विड पूरा भरा है, यहाँ पूरा भरा रहता है। अब जैसे ही आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, यहां गैसेस HCl बना, ये HCl गैस जब बनेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये जो इसके लेयर हैं ये कुछ नीचे चले जाएंगे, सपोज ये लेयर घट के कहां आ गया, यहां आ गया, तो उसी टाइम पे ये जो लेयर है ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ गया, सपोज यहां तक आ गया, सपोज कह रहा हूं मैं यहां तक आ गया, सपोज ये यहां तक आ गया। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है इसे मैं P गैस बोल सकता हूं क्या, बिकॉज जब गैस बना उसके बाद ही ये डूबा ना नीचे, तो यहां पर जो प्रेशर है वो P गैस है। अगर यहां पे जो प्रेशर है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कैन आई से P गैस मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट, सपोज इसे A पॉइंट बोल रहा हूं। अब प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी इक्वल टू PA प्लस, ये खुला हुआ है तो कैन आई से PATM और लग रहा होगा इसमें, इसको मैं PATM कह सकता हूं। P गैस मस्ट बी इक्वल टू H, कितना हाइट ऊपर उठा हुआ है, H हाइट, इस पॉइंट से जितना ऊपर, यहां पे रीडिंग रहती है लिखी हुई, तो वहां से आप हाइट निकाल सकते हो कि कितना गैस कहां चला गया, इससे ऊपर गया हुआ है, H ये आ गया, इनटू रो आपने जो लिया होगा लिक्विड आपको खुद ही पता होगा, जनरली व्हाट वी टेक Hg इनटू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता रहती है, तो P गैस माइनस PATM मस्ट बी इक्वल टू H रो Hg इंटू G के बराबर, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गज प्रेशर। लास्ट क्लास में पढ़े थे ना गज प्रेशर, गज प्रेशर इज द डिफरेंस इन प्रेशर, द टोटल प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू द प्रेशर। तो ये प्रेशर किसकी वजह से आया, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस ओनली, बिकॉज यहां पे तो PATM भी लग रहा था। तो अगर ये है ओपन मैनोमीटर, इसे क्या है, ओपन मैनोमीटर, पर जनरली जब गैस के लिए हम लोग ये करते हैं ना, तो इसको किस में करते हैं, क्लोज्ड मैनोमीटर में करते हैं। और क्लोज्ड मैनोमीटर का क्या फायदा होगा, आपको ये PATM का चक्कर नहीं पड़ेगा, PATM का चक्कर नहीं पड़ेगा, मतलब ये यहां से क्या होगा, बंद होगा, बंद होगा तो डायरेक्टली PG किसके बराबर हो जाएगा, PA के बराबर, और डायरेक्टली PG विल बी इक्वल टू PA। तो दिस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस फॉर एनी सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कई सारे केमिस्ट्री के सवाल होते हैं, कई सारे, जिसके अंदर आपको ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा, खास करके जब आप गैसीय स्टेट चैप्टर के
अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहां पे आपको ये डिवाइस पक्का देखने को मिल जाएगा कि ये गैस हमने यहां पे लिया। अब देखिए इसको कैसे केमिस्ट्री में आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ये गैस है, गैस का प्रेशर आप यहां से निकाल लिए। एक बार आपको गैस का प्रेशर पता चल गया, फिर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ पे चला गया। पार्शियल प्रेशर से कैन यू कैलकुलेट ऑल दी अदर थिंग्स। अगर मेरे को HCl का प्रेशर पता है तो Cl2 और इसका प्रेशर पता हो जाएगा, और इसका प्रेशर पता होगा तो मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT। जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो वहां पे फिर मोल निकल जाएगा, और मोल निकल गया, वॉल्यूम पता है तो फिर कंसंट्रेशन निकल गया। पूरा का पूरा ये चैप्टर सीधे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर चला गया। तो मोल कॉन्सेप्ट में कई सारे ऐसे सवाल आप देखेंगे जहां पे ये वाला डिवाइस आपको दिया जाता है यूज करने के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस गैसियस प्रेशर। डन? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए, देन अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या कॉन्सेप्ट है? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक पार्ट थोड़ा सा रह गया है, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। मैं चाहता हूं पहले फ्लूइड हमने स्टार्ट किया है तो फ्लूइड का ही दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया, अब हाइड्रोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सरफेस टेंशन। तो कल हेडिंग क्या डाला था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट में दो पार्ट आता है, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक में मैंने आपसे क्या कहा था, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? बर्नौली थ्योरम। उसके बाद फिर हम लोग सरफेस टेंशन एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि फ्लो कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लो आर देयर? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लो। वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। 3 प्रकार के फ्लो होते हैं, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम लोग जब बर्नौली थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारा अजम्पशन होता है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इट इज नाइदर लैमिनार नॉट टर्बुलेंट। अब ये टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, वही एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा। कभी पानी के साथ अगर आपने खेला हो, खास करके गर्मियों में हम पानी से खेलते हैं, ठंड में तो पानी से खेलना संभव नहीं है, तो नल कभी कभी आप खोलते होंगे, तो कभी कभी नल जब आप एकदम स्टार्टिंग में हल्का कभी कभी ऐसा खुल जाता है कि वो पानी ना बिल्कुल इतनी अच्छे से गिर रही होती है कि आपको पता तक नहीं चलता कि पानी गिर रहा है। देखा है, एकदम उसको छुएंगे ना सॉफ्ट वाटर जैसा लगेगा। कभी कभी ऐसा खेलते खेलते अचानक से नल उतना ही खुल जाता है कि एकदम मतलब पानी बिल्कुल लाइट वाटर जैसे दिखाई देगा, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। जैसे ही स्पीड आप हल्का और स्टार्ट करेंगे, माना हल्का और बढ़ाएंगे, ऊपर तो आपको लैमिनार दिखेगा, सॉरी ऊपर तो आपको स्ट्रीमलाइन दिखेगा, पर आगे चल के वो लैमिनार हो जाता है, मतलब थोड़ा फैलने लग जाता है। दैट इज लैमिनार फ्लो। और जब आप पूरा ही नल को खोल देते हैं और स्टार्टिंग से ही धड़धड़ाता हुआ पानी गिरने लग जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, कहीं पे वॉशरूम वगैरह गए, आपने नल खोला, साली इतनी तेज पानी थी कि पूरा आपका ऊपर छोड़ दीजिए, कई बार तो पैंट वगैरह भी गीला हो जाता है, तो किया आपने कुछ नहीं, पर बदनाम होने के लिए बहुत कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ? हुआ नहीं हुआ? मेरे साथ एक बार मॉल में हुआ था, मैं शायद PM मॉल में था, वहां पे अचानक से नल खुला, तो ऐसे यूं नल खोला, बहुत तेज पानी आया और वो गिर गया। वो गिर गया, अब मैं सोच रहा हूं हे भगवान, बाहर निकलूंगा लोग सोचेंगे ये क्या करके आया हुआ है। तो जो आपका टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज वेरी रैपिड फ्लो। तो हम लोग जो बेसिकली अपनी पढ़ाई को कंस्ट्रेंट करेंगे वो किस पे ऊपर करेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर, जहां पे हमारा ये अजम्पशन रहता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे क्या करती है? वैलिड रहती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का परिभाषा, टर्बुलेंट फ्लो का परिभाषा एंड लैमिनार फ्लो की परिभाषा, ये सब कुछ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर हाइड्रोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।